तो चलिए भैया, आज हम लोग का रेडियो एक्टिविटी होगा और पूरा खत्म भी हो जाएगा, मुझे ऐसे लगता है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन, ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेशन होता है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक डिसइंटीग्रेशन ऑफ हैवी हैवी एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, उनको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहने लगते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है हमारी? एक मिनट। स्पॉन्टेनियस रेडिएशन। स्पॉन्टेनियस मतलब ऑटोमेटिक, इसमें किसी ने कुछ नहीं किया। ध्यान रखना, रेडिएशन के लिए यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं किया। तो स्पॉन्टेनियस रेडिएशन हो रहा है, ऑटोमेटिक रेडिएशन हो रहा है, अपने आप हो रहा है, किसी ने कुछ नहीं किया। ये केवल होता है हैवी एलिमेंट्स के साथ। जब भी जो भी एलिमेंट्स हमें हैवी एलिमेंट्स होते हैं, वहां पर हमें डिसइंटीग्रेशन मिलता है। जहाँ के भी एलिमेंट्स जो हैं थोड़े से हैवी होते हैं, हैवी एलिमेंट्स, जैसे कि अगर हम ऐसे अगर हमसे कोई कहे कि लिस्ट बताओ कौन से एलिमेंट्स को तुम हैवी एलिमेंट्स कहोगे, तो फिर हैवी एलिमेंट्स लगभग जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ऊपर होता है, मतलब 150, 160, 165 के आसपास जिनका एटॉमिक मास होता है, उसके बाद से सारे के सारे हमारे नेचुरली रेडियो एक्टिव, ऑल नेचुरली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ऑल एटम्स, ऑल जो एलिमेंट्स होते हैं हमारे, वो नेचुरली रेडियो एक्टिव होते हैं। समझ में आ रहा है रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? मतलब खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट होते रहना, खुद ब खुद। कोई कुछ नहीं कर रहा है, ये खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं किया यहाँ पर भाई साहब, पॉइंट टू बी नोटेड, किसी ने कुछ नहीं किया यहाँ पर, खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं। हाँ, और अपने आप ही डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं और नए नए एटम्स में, नए नए न्यूक्लियस में बदलते रहते हैं। अब यहाँ पर एक काम की बात सुनना, यहाँ पर जो टूटता है रेडियो एक्टिविटी में, जो चीजें टूटती हैं, वो एलिमेंट का न्यूक्लियस टूटता है। ठीक है, तो अगर इसमें से हमारे इलेक्ट्रॉन वगैरह कुछ भी निकलते हैं ना, तो वो भी सबके सब कहाँ से निकलते हैं? न्यूक्लियस से। अभी तीन तरह का रेडिएशन होता है हमारे पास, अल्फा रेडिएशन, बीटा रेडिएशन और गामा रेडिएशन। तो अल्फा रेडिएशन हीलियम न्यूक्लियस होता है, बीटा रेडिएशन हमारा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन होता है, दो प्रकार का बीटा रेडिएशन होता है। और गामा रेडिएशन में कोई पार्टिकल नहीं होता, ये केवल एनर्जी होती है। गामा रेडिएशन को अगर हम कहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर फोटॉन्स भी कह सकते हैं, गामा रेडिएशन में निकलता है। तो बीटा रेडिएशन में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा होता है न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियस में से ही निकलता है। होता क्या है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन जो रहता है और प्रोटॉन रहता है, तो न्यूट्रॉन टूटता है तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन निकलता है। चलो इसको हम आगे देखने वाले हैं किस तरह से हम लोग रेडियो एक्टिविटी को समझते हैं। तो फेनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन पे पॉइंट टू बी नोटेड है बच्चा लोग। Spontaneous emission of radiation by heavy elements is called radioactivity. Spontaneous मतलब उसी जगह पर अचानक से। The element which shows the phenomena are called radioactive element, और जो phenomena हमारे कहलाते हैं उन्हें radioactive elements कहलाते हैं। इसकी खोज करी गई थी हेनरी बैकरल ने। ऐसे लोग कहते हैं कि मैडम क्यूरी ने एलिमेंट खोजा था, वो दोनों ने मिलकर ही खोजा था। हेनरी बैकरल और मैडम क्यूरी ने एक एलिमेंट खोजा था। तो एक मूवी आने वाली है या शायद आ गई है, रेडियो एक्टिव करके, मैडम क्यूरी के ऊपर, वो देखना, बढ़िया मूवी है। उसमें मैडम क्यूरी की लाइफ थोड़ी सी बताई गई है, किस तरह से वो पहली लेडी थी। मतलब अगर कोई साइंस वर्ल्ड में झांसी की रानी का खिताब पाने का हकदार रखता है तो वो मैडम क्यूरी है। क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि पहली जो लेडी हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही नोबेल मिला था, मतलब पहली पर्सन है जिनको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में ही नोबेल मिला था। दो नोबेल हैं। इनके परिवार को नोबेल परिवार कहा जाता है। इनको मिला है, इनके पिता, इनके उनको मिला है, क्या कहते हैं, पति को मिला है, बेटे को शायद मिला है, इनकी पोती को मिला है। तो इनके परिवार में बहुत सारे लोगों को नोबेल मिल रहा है। तो 1896 में हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज करी थी। और ये हमारी क्या नाम से मैडम क्यूरी हैं, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम का आविष्कार किया था। और इनके आविष्कार को कई लोगों ने बहुत बुरा भी माना, कई लोगों ने बहुत अच्छा भी माना। क्योंकि रेडियम जो है वो ऑटोमेटिकली रेडिएट करता है, तो उसे घड़ियों में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो स्विट्जरलैंड में जो घड़ियां बनाई जाती थी,
वहां पर क्या होता था, रेडियम को पेंट ब्रश से लगाया जाता था। तो औरतें क्या करती थी, जो लगाती थी वो पेंट ब्रश को मुंह में डालती थी, पतला करती थी पेंट ब्रश को, फिर उससे घड़ी पे लगाती। तो वो उन्होंने रेडियम को इंजेस्ट किया बहुत सारा, तो लगभग सबको वहां पर कैंसर हुआ था उस घड़ी वाली कंपनी में, रेडियम से। तो रेडियम जो है हमारा एक ऐसा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो लोग इनके ऊपर बड़ी उंगली उठाते थे कि यार यार इनने ऐसा आविष्कार कर दिया कि लोग मर रहे हैं बॉम्ब बनाने में भी। तो ये सब चीजें हैं जिसको लेकर के मैडम क्यूरी की बुराइयां होती थी, लेकिन मैडम क्यूरी ने साइंस के लिए काफी कुछ योगदान दिया है। तो पेरे क्यूरी इनका पूरा नाम था। ठीक है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे। फिर उसके बाद जो खास बात ये है कि रेडियो एक्टिविटी जो है वो, उससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रेशर टेम्परेचर ये सब वगैरह कैसा है। रेडियो एक्टिविटी किसी भी सैंपल की कितनी रेडियो एक्टिव है, मतलब उसमें से कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे, ये वाली बात तुम ऐसे नहीं बता सकते कि उसका जो कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे, ये वाली बात तुम केवल उससे नहीं बता सकते, क्या कहते हैं, टेम्परेचर वगैरह से। मतलब अब जैसे अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है ना, इस पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे पूछा गया कि एक हमारे पास मटेरियल दिया है, उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कुछ दे दिया, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कुछ दे दी हमें, और हमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि यदि हमने उसे सल्फर में डुबो दिया, H2SO4 में डुबो दिया, मतलब हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो दिया हमने उसे, तो उसका डिसइंटीग्रेशन कितना हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में उसका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, और आपसे कहा गया उस एलिमेंट को हमने सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो दिया, तो उसका डिसइंटीग्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। कोई बता सकता है क्या फर्क पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा। हम्म। डिसइंटीग्रेशन क्या है? डिसइंटीग्रेशन मतलब पर सेकंड कितना निकलेगा, डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेशन नहीं समझ रहे हो, पूरा कॉन्सेप्ट ही रेडियो एक्टिविटी में डिसइंटीग्रेशन का है। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है निकलना, ऑटोमेटिकली टूटना। डिसइंटीग्रेट होना, इंटीग्रेट का मतलब जोड़ना और डिसइंटीग्रेट का मतलब टूटना। ऑटोमेटिक रेडियो एक्टिविटी कॉन्सेप्ट ही डिसइंटीग्रेशन का है, सिस्टम ही पूरा डिसइंटीग्रेशन का है। तो डिसइंटीग्रेशन कौन कितना डिसइंटीग्रेट होगा, मतलब कौन मटेरियल कितना टूटेगा पर सेकंड, उसे डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। वैसे उसे कुछ और कहते हैं, पर अभी के लिए डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट रहता है। हर मटेरियल का अपना अलग अलग है, रेडियम का अलग है, थोरियम का अलग है, यूरेनियम का अलग है, सबका अपना अपना डिसइंटीग्रेशन है। तो कौन कितना ज्यादा डिसइंटीग्रेट होगा यूनिट टाइम में, वो आपको दिया गया है। अगर आपने उसे सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, ये सवाल है। अगर आपने उसे सल्फ्यूरिक एसिड में डुबो दिया तो क्या फर्क पड़ेगा। ये एक्चुअली न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है जो आया हुआ है कि डिसइंटीग्रेशन कम हो जाएगा, डिसइंटीग्रेशन बढ़ जाएगा, डिसइंटीग्रेशन चेंज नहीं हो पाएगा, या फिर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं दी हुई सर है। चेंज नहीं होगा। क्यों चेंज नहीं होगा। सर इसमें लिखा है सर, रेडियो एक्टिव सैंपल कैन नॉट बी कंट्रोल बाय एनी फिजिकल टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक और हम्म। मैग्नेटिक और कल चेंज। केमिकल। तो मटेरियल की प्रॉपर्टी से क्या, उसका कुछ नहीं है। अगर तुमने उसको किसी में भी केमिकल। डुबो दिया, केमिकल में कोई चेंज कर दिए, जैसे तुमने कहाँ रखा है उसे, उससे कौन फर्क नहीं पड़ता रेडियो एक्टिविटी को। रेडियो एक्टिविटी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने उसे कहाँ रखा हुआ है, उसे फिजिकल एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। गर्मी ज्यादा कर दी, लोगों को ऐसे लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ना है, तो हम उसे जैसे सुतली बॉम्ब फोड़ते हैं, जला देते हैं, वैसे ही जला दो तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी फूट जाता है। न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे नहीं फूटता है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब फूटने का टेक्निक ही कुछ अलग है। अगर तुम्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, फोड़ना है, तो उसकी टेक्निक ही टोटल अलग है। वो गर्मी से नहीं जलता, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब गर्मी से नहीं फूटता, उसके लिए टेक्नोलॉजी पूरी अलग है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। फिर इसके बाद हम लोग कुछ रेडियो एक्टिविटी इवेंट, एटॉमिक इवेंट नहीं है, ये न्यूक्लियर इवेंट है। मतलब एटम के कॉन्फ़िगरेशन से उसका कोई लेना देना नहीं है कि एटम कैसा है, उसको न्यूक्लियस से मतलब है। और जो भी टूटता है या जुड़ता है, जुड़ता तो नहीं है, खैर टूटता ही है, जो भी टूटता है सब न्यूक्लियस से ही निकलता है, ध्यान रखिएगा। जो भी आपका निकलता है
सब न्यूक्लियस से ही निकलता है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास तीन तरह के पार्टिकल के एमिशन होते हैं, 3 टाइप ऑफ एमिशन। कौन कौन से 3 टाइप एमिशन होगा? ये अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन। कोई भी रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन, ये हमारा रेडियोएक्टिव एमिशन दे रखा है यहाँ पर। अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशन। समझ में आ रहा है कि अल्फा बीटा गामा बच्चा लोग? ये हमने एक उसमें यस। रख रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखी है यहाँ पर। तो अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चला जाता है, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता है और गामा अनडेविएटेड निकल लेता है। उसी प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में भी अल्फा पार्टिकल जो है उसकी रेडियस ज्यादा होती है, बीटा पार्टिकल की रेडियस जो है वो कम होती है और गामा सीधा निकल लेता है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये अल्फा पार्टिकल कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, बीटा पार्टिकल कैसा है, नेगेटिवली चार्ज, और गामा पार्टिकल कैसा है, कैसा है गामा न्यूट्रल सर। पार्टिकल? न्यूट्रल। गामा पार्टिकल अपना कैसा हो गया? न्यूट्रल। ध्यान रखिएगा, समझ में आ रहा है कुछ कुछ? क्यों बच्चा लोग, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है, अभी हम लोग एक काम करते हैं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल के कुछ वो देख लेते हैं। देखो जो काम की चीजें हैं वो हम लोग देख लेते हैं, और जो काम की नहीं है वो भी देख लेते हैं, पर उनको याद करने की, जो याद करना होगा वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल के बारे में थोड़ा सा हम लिखते हैं यहाँ पर। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, हम एक एक करके चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल के बारे में वन बाय वन हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइडेंटिटी, अल्फा पार्टिकल होता क्या है? हीलियम न्यूक्लियस जो कि डबल आयनाइज्ड होता है, मतलब 2He4 प्लस प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस और लिख लेते हैं, 2He4 प्लस प्लस डबल आयनाइज्ड, यानी कि खाली हीलियम न्यूक्लियस को हम लोग अल्फा पार्टिकल कहते हैं। बीटा पार्टिकल क्या होते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और गामा पार्टिकल क्या होते हैं? हमारे फोटॉन्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। ठीक है, फोटॉन्स जो मैंने थोड़ी देर पहले अभी बताया। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस को कहते हैं, मतलब हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसको हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। बीटा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और गामा कुछ भी नहीं होता, केवल रेडिएशन, रेडिएशन एनर्जी, एनर्जी का होते हैं और कुछ नहीं। चार्ज अगर देखें तो उस पर +2E चार्ज है, इस पर -E चार्ज है और इस पर 0 चार्ज है। ठीक है, चार्ज जो है हमारा +2E चार्ज हो गया। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 मास ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन होते तो अलग अलग हैं, कायदे से हमें लिखना चाहिए 2mp + 2mn, 2 मास प्रोटॉन प्लस 2 मास न्यूट्रॉन। लेकिन चलो ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का 3 अंकों तक, पॉइंट के 3 अंकों तक लगभग सेम ही रहता है, तो इसमें दिक्कत नहीं है हमें। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का मास तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, और फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। ध्यान रखिएगा, ये रेस्ट मास की बात हो रही है, मासलेस होता है, रेस्ट मास इज 0। रेस्ट मास की बात हो रही है यहाँ पर। रेस्ट मतलब रुका हुआ, कभी तुम्हें फोटोन रुका हुआ मिलेगा ही नहीं, यानी कि रेस्ट मास 0 होता है। फिर आ जाते हैं हम इसकी स्पीड। तो हाईएस्ट स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, c के बराबर। किसकी स्पीड हाईएस्ट होती है? हमारे फोटोन की, जो लाइट है एक्चुअली उसी की स्पीड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, ध्यान रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। जो हमारा फोटोन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी हमारी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो है हमारी, इसका लगभग 1% टू, मतलब 1% से 99% ऑफ स्पीड ऑफ लाइट कुछ भी हो सकता है। बीटा पार्टिकल की स्पीड जो है, ऐसे कह सकते हैं लगभग 100 गुना कम होती है, ऐसे कह सकते हो तुम, लगभग 100 टाइम्स लेस देन वो होती है। और स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल भी इतनी ही होती है, काफी छोटी होती है। ये मेरे हिसाब से थोड़ा सा ठीक नहीं लिखा है यहाँ पर 4 होना चाहिए।
लगभग 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के आसपास रहता है। अल्फा पार्टिकल भारी पार्टिकल होता है, भारी पार्टिकल स्लो चलता है। अल्फा पार्टिकल जो है हमारा भारी पार्टिकल होता है और भारी पार्टिकल हमारे स्लो चलते हैं। फिर आते हैं हम लोग रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी वही स्पीड से काइनेटिक एनर्जी, लेकिन इसमें मास का भी बड़ा रोल होता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने वही लगाएंगे, हाफ mv² अल्फा के लिए, क्योंकि इसका मास हमें पता है। बीटा के लिए भी हम यही लगाएंगे, हाफ mv², या फिर यहाँ पर आप एच न्यू भी लगा सकते हो, और यहाँ पर तो केवल आपको एच न्यू ही लगाना है। आपको फ्रीक्वेंसी पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद्युत चुंबकीय विकिरण है। गामा पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। फिर आते हैं पेनिट्रेशन, कौन कितना पेनिट्रेट कर पाएगा। तो अल्फा पार्टिकल भारी पार्टिकल है, सबसे कम पेनिट्रेट कर पाएगा। ये 100 गुना ज्यादा पेनिट्रेट कर पाएगा क्योंकि ये ज्यादा स्पीड से चल रहा था, और हल्का पार्टिकल है। हल्के पार्टिकल मतलब सिंपल सी बात है कि कौन छेद करके निकल पाएगा। तो छोटा पार्टिकल ज्यादा स्पीड से रहता है तो वो छेद कर देता है। तो जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है, जिसकी पेनिट्रेशन सबसे ज्यादा है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है। तो गामा रेडिएशन जो है हमारे लिए सबसे खराब होता है। गामा रेडिएशन में सबसे खराब होता है। गामा रेडिएशन हमारा बहुत नुकसान वाला होता है हमारे लिए, ध्यान रखिएगा। गामा रेडिएशन जो है हमारे लिए बहुत नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि मतलब एक्चुअली अगर हम कहें तो अल्फा और बीटा चलो ठीक ठीक है, लेकिन गामा रेडिएशन बहुत नुकसान होता है। अगर आप गामा रेडिएशन से एक्सपोज होते हो, जो चेरनोबिल नाम का एक न्यूक्लियर वो हुआ था, चेरनोबिल, जानते हो कहां पर है चेरनोबिल? जो भैया, नो सर। चेरनोबिल कभी नहीं सुना किसी ने? नहीं सर, मैंने फर्स्ट टाइम नाम सुना है। चेरनोबिल नाम की जगह किसने सुनी? सिर्फ नाम सुना है। नाम सुना है, वो भी मैंने ही सुनाया होगा तुम्हें। चेरनोबिल नाम की जो जगह है वो रशिया में है, और अगर कोई कहे दुनिया का सबसे भयंकर अगर परमाणु जो त्रासदी कहीं पर हुई है सबसे भयंकर, तो वो वहीं हुई है। मतलब एक पूरी 7-8 एपिसोड की एक सीरीज है चेरनोबिल नाम से, सीरियल है मतलब एक चेरनोबिल नाम का। उसमें तुम्हें रियलिटी में इफेक्ट दिखाई देंगे कि किस तरीके से व्यक्ति के शरीर पर क्या फर्क पड़ता है। मतलब थोड़ी ही देर में चेरनोबिल में जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, रेडियो एक्टिव फ्यूल्स हैं वो बाहर फूट गया था। जब उसमें ब्लास्ट हुआ तो वो बाहर गिर गए थे, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट पत्थरों की तरह बाहर गिर गए थे। तो फिर लोगों ने जब उन्हें देखा, उठाया, मतलब वो पूरा का पूरा जो शहर था चेरनोबिल, 100-100 200 किलोमीटर दूर तक, वो पूरा शहर के लोग इन्फेक्टेड हो गए थे। कई हजारों लोग मरे थे। वो तो गवर्नमेंट ने बहुत कम डेटा बताया था, लेकिन कई लोग मरे थे। और चेरनोबिल आज भी इनहैबिटेबल है, वहां अभी भी उसके ट्रेसेस हैं, और इसको हुए करीब 60-70 साल हो चुका है। और 73 या 83 ऐसे कुछ हुआ था, 83 के आसपास चेरनोबिल हुआ था। तो चेरनोबिल सबसे भयंकर आपका वो है त्रासदी, परमाणु त्रासदी, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर कहीं पर फटा है तो गामा रेडिएशन जो होता है वो आपके शरीर को छेद देता है, आपकी सेल को जला देता है पूरे की तरह। आपके सेल में छेद हो जाते हैं, सेल्स स्ट्रक्चर तुम्हारा खराब हो जाता है शरीर का। मतलब तुम्हारा जो अगर बहुत नजदीक से एक्सपोज हुए हो, जैसे उस सीरियल में देखा है मैंने, वहां पर आपके हाथ गल गए थे, ऐसे छोटे होकर निकल गए थे। और अगर आप हल्का गामा रेडिएशन में एक्सपोज होते हैं तो कैंसर हो जाता है हल्के गामा रेडिएशन में। अगर आपको सुना हो कभी, कोयले के इंजन वाले जो ड्राइवर और रेलवे के गार्ड जो होते थे कोयले इंजन वाले, बहुत सारे उनमें लगभग 50% से ऊपर लोगों को कैंसर होता था। क्यों? क्योंकि वो गामा रेडिएशन वहां भी निकलता है, कोयला जलने पे हल्का निकलता है लेकिन निकलता है। तो वो गामा रेडिएशन से कैंसर होता है, ध्यान रखिएगा, गामा रेडिएशन से कैंसर होता है। आयनाइजेशन पावर, आयनाइजेशन का मतलब कौन कितना गैस को चार्ज कर सकता है। तो जिस पे ज्यादा चार्ज होगा वही ज्यादा चार्ज कर पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे ये जो अल्फा पार्टिकल है इसके पास प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। तो आयनाइजेशन पावर अल्फा की ज्यादा होती है, फिर बीटा की, और सबसे कम गामा की। चार्ज नहीं कर पाता गामा, लेकिन गामा तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, भेद, क्योंकि उसकी पेनिट्रेशन पावर अधिक होती है। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों ही डिफ्लेक्ट होते हैं, जबकि ये तो ना तो इलेक्ट्रिक है ना मैग्नेटिक, तो कोनो फर्क नहीं पड़ता। तो इसके बाद एनर्जी स्पेक्ट्रम और म्यूचुअल इंटरेक्शन विद मैटर। तो एनर्जी स्पेक्ट्रम, लाइन और डिस्क्रीट, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन एंड डिस्क्रीट। और ये एनर्जी स्पेक्ट्रम तुम चाहे तो छोड़ सकते हो,
म्यूचुअल इंटरेक्शन में तो गर्मी हो जाती है, प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, ये सब चीजें इससे पता चलती हैं। तो 9 और 10 वाले पार्ट तुम अगर चाहो तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल के हमारे क्या हो गए, इफेक्ट हो गए, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल। अब जरा थोड़ी काम की बात जो है आपकी कुछ इस प्रकार से है कि आपका डिके, इक्वेशन ऑफ डिके जो होती है इन लोगों की किस तरीके से डिके होती है, मतलब एक अल्फा जाता है तो क्या नुकसान होता है, एक बीटा जाता है तो क्या नुकसान होता है, और गामा जाता है तो क्या नुकसान होता है। ठीक है ना, अल्फा जाता है तो क्या होता है, बीटा जाता है तो क्या होता है, गामा जाता है तो क्या होता है। तो डिके इक्वेशन की बात करते हैं। ये 11वां पॉइंट है पर मैं अलग से लिख रहा हूं इसको, डिके इक्वेशन, अल्फा डिके। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फा डिके। अल्फा जब डिके होता है, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक है एक्स, इसका एटॉमिक नंबर है जेड, एटॉमिक मास है ए, यहां पर एक अल्फा डिके हो गया, माइनस अल्फा कर देते हैं, अल्फा डिके हो गया, माइनस अल्फा का मतलब है अल्फा गया, ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस अल्फा का मतलब है एक अल्फा गया। ठीक है ना, तो अल्फा में होता क्या है, 2He4 न्यूक्लियस होता है अल्फा, अल्फा में क्या होता है 2He4, यानी कि जब एक अल्फा गया तो Z में से 2 जाएगा और A में से 4 जाएगा। ये हमारे अल्फा डिके की बात होती है। फिर आते हैं हम लोग बीटा डिके पर। बीटा डिके में अगर हमारे पास एक x दिया हुआ है z, अब ये एक्चुअली फिर x नहीं बचता, ये कुछ और हो जाता है, y हो जाता है, ZXA में आप एक बीटा हटाते हो, बीटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जाता है तो Z में एक इंक्रीड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में कोई मास तो होता नहीं है, तो मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। और गामा डिके की बात करते हैं, गामा डिके, तो इसमें से ZXA यदि अपन गामा हटा दें तो ये ZXA का ZXA ही बचेगा, एनर्जी चली जाती है, कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है थोड़ा सा। गामा डिके में कुछ नहीं होता है, बस एनर्जी का लॉस होता है। तो डिके इक्वेशन जो है हमारी, ये ऐसे करके डिके इक्वेशन हो गई। डिके इक्वेशन पे लेके हमारे छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी आते रहते हैं कि कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे बताओ। मतलब डिके इक्वेशन को लेके हमारे पास छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं कि कितना अल्फा पार्टिकल निकलेंगे और कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे। ठीक है, तो एक आध छोटा मोटा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल के डिके का एग्जाम्पल, उसको समझ लें। तो हम लोग लिख रहे थे यहाँ पर, एक आध क्वेश्चन लिख लेते हैं न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी वाला, जिसमें हम ये देखेंगे कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं हमारे और कितने बीटा पार्टिकल निकल रहे हैं। एक मिनट, कितने अल्फा निकलेंगे, कितने बीटा निकलेंगे। क्वेश्चन है हमारा 92 यूरेनियम 235 है, इसमें से n तो अल्फा चले गए और m तो बीटा चले गए, n अल्फा चले गए और m बीटा चले गए, n अल्फा और m बीटा चले गए। इसके बाद जो बना वो y
तो ये हो गया हमारा 89y 219। आपको बताना है n और m की वैल्यू क्या है। इफ देन n एंड m, n और m की वैल्यू बतानी है आपको। ये टिके के वो दिए हुए हैं मैंने, n और m की वैल्यू बतानी है। 1 मिनट में मैं आता हूं, आप इसको सॉल्व करो। चलिए देख रहे हैं, जिसने कर लिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया आपको थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आपको इससे शुरू करना है, एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास से ही शुरू करना है आपको। तो एटॉमिक मास से आपको पता चल जाएगा नंबर ऑफ अल्फा कितने होंगे। तो नंबर ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास फाइनल माइनस एटॉमिक मास इनिशियल डिवाइड बाय 4। क्योंकि मास नंबर अगर बदलता है तो ना तो वो बीटा से बदलता है ना गामा से बदलता है, वो केवल और केवल अल्फा से बदलता है। तो एटॉमिक मास फाइनल, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, एटॉमिक मास इनिशियल में से फाइनल घटाएंगे क्योंकि पहले ज्यादा ही होएगा। इनिशियल माइनस फाइनल अपन, तो इनिशियल कितना था 235 माइनस 219 बटे 4, 16/4 यानी कि 4। ध्यान रखना जब भी ऐसे सिचुएशन आए तो आपको अल्फा चेक करने के लिए सबसे पहले एटॉमिक मास से चेक करना, क्योंकि बीटा में एटॉमिक मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अल्फा 2 गए हैं तो ए में 2 की कमी, 4 की कमी हो जाएगी, 4 चौके 16। ठीक है, मास में 4 16 की कमी हुई तो उसमें 8 की कमी हो जाएगी। तो देखते हैं जरा ये बना किस प्रकार से। 92u235, 4 अल्फा गए माइनस के 4 अल्फा। गलत हो गया स्नेहा, मेरा 4 आ रहा है, तुम्हारा पता नहीं कितना आ रहा है। 4 अल्फा गए तो इधर z माइनस 4 दूनी 8, तो 92 में से 8 गया, 84 बचा। 84 x 219, और फिर इसमें से कितने क्या गए। तो अब हर एक जाने पर एक में बढ़ोतरी हो जाती है। यहां पर अगर आपने ध्यान दिया हो कि बढ़ोतरी होती है, एक बीटा जाता है तो एक जेड में बढ़ोतरी होती है। तो यहाँ पर बढ़ोतरी होकर के 84 से बढ़ के कितना हो गया 89। हमें ये पता है, फाइनल आंसर हमारा आएगा 89y219। तो यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू होगी वो होगी -5 बीटा। कितने बीटा निकले हमारे, 5 बीटा निकले। अब अगर कोई हमसे पूछ ले अल्फा निकल रहे होंगे कि नहीं निकल रहे होंगे, तो ध्यान रखना जब भी सॉरी गामा, जब भी अल्फा निकलते हैं तो बीटा नहीं निकलते हैं, जब बीटा निकलते हैं तो गामा नहीं निकलते हैं, लेकिन बीटा निकलते हैं तो अल्फा नहीं निकलते, लेकिन गामा हमेशा निकलता है। ये वाली बात थोड़ी सी समझ दिमाग में घुसा लो। एक निकलेगा तो दूसरा नहीं निकलेगा, मतलब अल्फा निकलेंगे तो बीटा नहीं निकलेगा, बीटा निकलेगा तो अल्फा नहीं निकलेगा, अल्फा निकलेगा तो बीटा नहीं निकलेगा, और बीटा निकलेगा तो अल्फा नहीं निकलेगा। लेकिन गामा दोनों के साथ निकलता है, गामा हमारा दोनों के साथ निकलेगा, गामा हमारा हमेशा निकलेगा। ये बात तो आप लोगों को थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर आगे हम लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी या फिर लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन पढ़ते हैं। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी और लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन, यही है हमारा सर ये थोड़ा सा। दूसरा वाला समझ नहीं आ रहा। अरे यार, वो अल्फा कितने निकलते हैं समझ में आ गए, अल्फा कितने निकलते हैं समझ यस में आ सर। गए। इसी से अल्फा अगर समझ में आ गए तो अल्फा कैसे समझ में आए, क्योंकि हमने एटॉमिक मास चेक किया, एटॉमिक मास में कितने की कमी आई 16 की। वो किसकी वजह से आएगी, अल्फा की वजह से। हर एक अल्फा से 4 की कमी आएगी, तो 16 का मतलब हो गया 4 अल्फा गए। फिर हमने क्या करना है, देखा एटॉमिक जो एटम का जो वो है क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है वो बढ़ करके 84 हो चुका था 4 अल्फा जाने पर। तो 84 के बाद ये जो आया हमारा 89 हो गया। तो 84 हर एक एक बीटा के जाने पर एक बढ़ जाता है, यानी कि 5 एटॉमिक नंबर बढ़ गए, यानी कि 5 बीटा गए होंगे। तो अल्फा 4 हो गए, बीटा 5 हो गए। आया समझ में अभी, नहीं, क्या नहीं आया, बोलो बोलो बोलो, ये क्या नहीं, वाला नहीं आया। क्या चीज एग्जैक्टली समझ समझाओ मुझे, क्या नहीं आ रहा।
5 बीटा कैसे निकले? एटॉमिक नंबर में कितने की बढ़ोतरी हो गई? कितना बढ़ गया एटॉमिक नंबर? 84 से बढ़ के कितना हो गया? 89। तो कितना बढ़ गया? 5। 5 बढ़ गया। और एक एटॉमिक नंबर के बढ़ने पर, मतलब एक बीटा के निकलने पर एक एटॉमिक नंबर बढ़ता है। हाँ। तो 5 एटॉमिक नंबर बढ़ गया, यानी कि कितने बीटा निकले? 5। बस। आया क्या? फिर से पूछ लो, अगर कुछ स्पेसिफिकली नहीं आ रहा पूछ लो फिर से। आ गया। ठीक है। यहां पर एक बात थोड़ी सी ध्यान देने वाली है कि कोई भी, चाहे वो अल्फा हो चाहे वो बीटा हो, एक साथ नहीं निकलता है। ये नोट है आपका। लेकिन गामा दोनों के साथ निकलता है। No radioactive substance emits both अल्फा एंड बीटा। कोई भी रेडिएक्टिव सब्सटेंस ऐसा नहीं है जो अल्फा और बीटा दोनों को एक साथ एमिट कर रहा हो। ध्यान रखिएगा, नो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस एमिट्स बोथ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल साइमल्टेनियसली। और गामा जो है वो अल्फा के बाद भी निकलती हैं और बीटा के बाद भी निकलती है। मतलब गामा अल्फा बीटा दोनों के साथ निकलता है, लेकिन अल्फा और बीटा साइमल्टेनियसली कभी नहीं निकल सकते। या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा या फिर कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा भी होता है कि रेडियोएक्टिव नहीं है तो कुछ नहीं निकलता है, लेकिन रेडियोएक्टिव है तो कुछ ना कुछ तो हमेशा निकलते ही रहता है। बोल दो भाई, सब समझने में कोई समस्या है तो? है क्या? तो जैसे जो आपने मतलब अभी जो एग्जाम्पल बताया उसमें पहले अल्फा निकल गया होगा फिर उसके बाद बीटा निकला होगा। हाँ, पहले अल्फा निकालना हमेशा। हमेशा अगर तुम बीटा चेक करोगे तो बीटा तो मास नंबर नहीं बताता है ना, बीटा सर। से मास नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले अल्फा चेक करो। और अच्छी बात है कि अल्फा चेक करने के लिए हमें केवल मास नंबर से चेक करना होता है। तो मास से अल्फा चेक कर लो और फिर मतलब मास के से पता चलता है अल्फा और उससे पता चलता है बीटा। अल्फा जितने निकल जाए उसके हिसाब से देख लो और फिर जो बचा है उस फिर बीटा चेक कर लो कितने बीटा निकल रहे हैं। पहले हमेशा अल्फा चेक करो कितने अल्फा निकल रहे हैं। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये वाला नोट जो है ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि नो रेड सब्सटेंस एमिट्स बोथ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल साइमल्टेनियसली। लेकिन निकलते तो हैं, अल्फा और बीटा साइमल्टेनियसली ना निकले लेकिन निकलते तो हैं। अब आते हैं लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन या लॉ ऑफ रेडियोएक्टिविटी। ये डिसइंटीग्रेशन यहां से हमारा स्टार्ट हो जाता है, ये लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। ये लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन शुरू करते हैं। किसी को पता है क्या लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन? क्या नियम होता है रेडियो एक्टिविटी में डिसइंटीग्रेट होने के लिए, मतलब क्षय क्षय होने के लिए क्या नियम होता है? क्षय क्या नियम होता है? सर हम्म रेडियो एक्टिव के मतलब क्षय होने का कोई नियम है? मतलब सर जैसे मतलब परमाणु अगर रेडियो एक्टिव मतलब अल्फा बीटा तथा गामा किरणें उत्सर्जित होती रहती हैं तो उससे पदार्थ का परमाणु भार तथा उसका क्रमांक बदल जाता है सर। वो तो ठीक है, वो तो नया ठीक है, नया फाइन। और कुछ? नए तत्व का निर्माण हो जाता है सर, ठीक जिससे है, मतलब कितना निकलेगा ये कैसे पता चलता है? कितना क्षय होगा ये कैसे पता चलेगा? अल्फा का नहीं, अल्फा बीटा मतलब अब अल्फा जाएगा या बीटा जाएगा तो एटॉमिक नंबर और वो एटम्स में तो कमी आती रहेगी ना। सर नंबर डिसइंटीग्रेशन, ऑफ एटम्स पर डिपेंड। हाँ, उस इंस्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स पे डिपेंड करता है। किसी भी पोजीशन में आपके पास सैंपल रखा है, जैसे आपके पास रेडियम का सैंपल है,
ठीक है, एक बक्से में आपने रखा है 1 किलोग्राम रेडियम और एक बक्से में रखा है आपने 5 किलोग्राम रेडिएशन। 1 घंटे बाद देखा दोनों रेडियम में से डिसइंटीग्रेशन होगा, दोनों रेडियम खाली होंगे, मतलब अल्फा बीटा गामा निकलेंगे, तो उसके मास में कमी आएगी। तो आपने रखा था 1 किलोग्राम रेडिएशन, उधर रखा था 5 किलोग्राम रेडिएशन, तो सेम टाइम इंटरवल के बाद आप जब देखने गए तो कौन ज्यादा बचेगा, मतलब ऑफ कोर्स वो ज्यादा बचे, मतलब किसमें से डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा, किसमें से डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा, ज्यादा वाले में से। 1 किलोग्राम और 5 किलोग्राम सैंपल को आप कंपेयर करते हो, या फिर ऐसे बोलो 100 एटम है एक में, 100 न्यूक्लियस है एक सैंपल में, एक सैंपल में 500 न्यूक्लियस है, तो 100 न्यूक्लियस में से मान लो 1 घंटे में 5 न्यूक्लियस निकल गए, उसी क्रम में 500 में से 25 या 50 निकल जाएंगे, मतलब जो जितना ज्यादा है उसमें उतना ज्यादा निकलेगा। यानी कि जैसे तुम्हारे क्या है, 1 घंटे बाद तुम्हारे 500 थे, 500 पहले 500 थे तुम्हारे पास, 500 में से 1 घंटे बाद 25 चले गए, कितने बचे, कितने न्यूक्लियस बचे, 25 चले गए, 500 में से कितने बचे, अरे बोल दो, 475। 475 बचे। तो अब 1 घंटे बाद कितने बचेंगे, मतलब अगले 1 घंटे में कितने निकलेंगे, पहले 1 घंटे में निकल गए 25, तो अगले 1 घंटे में कितने निकलेंगे, मैं ऑप्शन देता हूं, 25 निकलेंगे या 25 से ज्यादा निकलेंगे या 25 से कम निकलेंगे या फिर नन ऑफ द अबव। जब सर सर पहले 25 से कम निकलेंगे। 25 साधना क्या कह रही हो, शायद 25 ही निकलेंगे। तो स्नेहा तुम क्या कह रही हो, सर 25 से ज्यादा। 25 से ज्यादा निकलेंगे। शिक्षा तुमने क्या कहा, सर कम निकलेंगे क्योंकि अभी मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो गए। यही लॉ है, कम निकलेंगे, दोनों का गलत है, ना तो सेम रहेंगे और ना ज्यादा निकलेंगे। वो क्या है, डिपेंड करेगा कि कितना है, जैसे 1 घंटे में 5, पहले 500 थे, 1 घंटे बाद 25 निकल के 475 बचे न्यूक्लियस, फिर उसके 1 घंटे बाद 25 नहीं निकलेंगे, कम निकलेंगे, और 24 निकल सकते हैं, 23 निकल सकते हैं, फिर उसके 1 घंटे बाद और कम निकलेंगे, 20 या 22 निकलेंगे, फिर 1 घंटे बाद और कम निकलेंगे, और कम निकलेंगे, और कम निकलेंगे, लेकिन निकलते रहेंगे हमेशा, लेकिन कम निकलते रहेंगे, धीरे धीरे कम होते रहेंगे, मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड के हिसाब से घटता जाता है। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन का लॉ है, नियम है डिसइंटीग्रेशन का, वो अपन से ये कहता है कि किसी भी इंस्टेंट पर जो डिके का रेट होता है, रेट ऑफ डिके, वो प्रोपोर्शनल होता है उस इंस्टेंट पर कितने एटम प्रेजेंट हैं। रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू दी कितने, उस इंस्टेंट पर कितने एटम प्रेजेंट हैं, ध्यान रखिएगा, उस इंस्टेंट पर कितने एटम प्रेजेंट हैं इस पर निर्भर करता है। तो at any instant the rate of decay of radioactive atom is proportional to the number of atoms present at that instant। हर इंस्टेंट पे कम होता जाएगा तो डिके भी कम होता जाएगा। डिके का मतलब हो गया dn/dt, जहां पर n नंबर ऑफ न्यूक्लियस हैं, तो पर सेकंड कितने निकलेंगे, dn/dt माइनस का निकलेंगे, मतलब माइनस का, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस इंस्टेंट पर कितने नंबर हैं n से। जब यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं, तो वो हो जाता है हमारा कांस्टेंट लैम्डा एन। इसको लैम्डा को हम लोग क्या नाम से जानते हैं बच्चा लोग, लैम्डा को हम डिके कांस्टेंट। डिके कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, लैम्डा को हम लोग डिके कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। आ रही है बात समझ में, हियर लैम्डा इज नोन एज डिके कांस्टेंट। इसकी यूनिट का क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, पर सेकंड। पर सेकंड। तो एन से एन कट जाएगा, बचेगा नीचे टाइम, तो पर सेकंड, ऐसा यूनिट इज पर सेकंड। सेकंड इनवर्स, ऐसा यूनिट जो होती है हमारे डिके कांस्टेंट की, वो होती है सेकंड इनवर्स। अब इसको थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ के जरा सेट करते हैं, हम ये निकालते हैं कि किस इंस्टेंट पर कितने नंबर हैं। इफ इनिशियली
number of atoms are n naught at t is equals to 0 and after time t number of atoms are t टाइम के बाद नंबर ऑफ एटम्स होगा n। तो n की वैल्यू क्या आएगी? कुछ नहीं, वो कर लो, इंटीग्रेट कर लो बस। तो माइनस n अपॉन, सॉरी ऊपर से देख रहे हैं हम, क्या लिखा है यहाँ पर, माइनस का dn अपॉन n ले लो बराबर लेमडा t। एक काम करते हैं, माइनस को सर भेज देते हैं, माइनस थोड़ा सा उधर काम कर जाएगा, लेमडा dt, t नहीं लेमडा dt, माइनस लेमडा dt ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रेट कर लेते हैं तो 1 अपॉन n का कितना हो जाएगा? log n log n बेस में e नेचुरल लॉग माइनस लेमडा t। ये log n को सेट करो, लिमिट कहां से कहां तक रखनी है? n नॉट से n। इसकी लिमिट कहां से कहां तक रखनी है? 0 से t। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। हाँ सर। ये बचेगा log e n अपॉन n नॉट बराबर माइनस लेमडा t माइनस 0, t माइनस 0 तो t बचा। तो इसको n अपॉन n नॉट लॉग को ओपन कर दिया बराबर e टू द पावर हो गई माइनस लेमडा t। तो n बराबर बचा हमारा n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t। ये t टाइम बाद n है। ये जो है ये है रिमेनिंग एटम्स या न्यूक्लियस जो भी हैं, ये रिमेनिंग एटम वाला सिस्टम है। अगर डिकेड पूछा कितने निकल गए, कितने क्षय हो गए, डिकेड एटम्स क्या करेंगे? सर n नॉट से माइनस कर देंगे। बिल्कुल सही, n नॉट माइनस n कर देंगे। तो n नॉट में से n घटा दिया, n नॉट कॉमन आ गया, क्या बचा? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। गॉट इट? n की वैल्यू n नॉट ई टू द पावर माइनस टी कर दिया, तो n नॉट ई टू द पावर माइनस। तो ये इतने गए और इतने बचे। ये जहां पर लेमडा हमारा है वो 6 नियतांक है, और ये हमारा कितने गए और कितने बचे निकल आया। बताओ, पूछो भाई साहब, इसमें किसी को कोई समस्या दिखाई दे रही है तो? उसको जो लेमडा है उसको क्षय नियतांक कहते हैं। क्षय नियतांक, क्षय यानी कि डीके, कितना डीके हो रहा है पर यूनिट टाइम, कितना निकल रहा है। किसी को कोई समस्या तो नहीं है? देख लो, बोल दो। इस इक्वेशन के हिसाब से जब हमने यहां पर ग्राफ बनाया तो वो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बना। यहां पर नया टर्म निकल के आता है, हाफ लाइफ। ये हमारा e टू द पावर माइनस लेमडा टी का ग्राफ है। e टू द पावर माइनस एक्स का ग्राफ ऐसे समझ सकते हो तुम। e टू द पावर माइनस लेमडा टी का ये ग्राफ है। t0 पर हमारे जो t0 पर शुरुआत हमारी यहां से हुई, t0 था, ये n नॉट थे, धीरे 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 कम होते हैं। अगर आप बिल्कुल लास्ट में यहां पर देख रहे हो तो आपको दिखेगा ये जो लाइन है आपकी सीधी होती चली जाएगी, यानी कि कभी भी आपके जो टोटल नंबर ऑफ एटम है वो 0 नहीं होते। ध्यान रख लीजिएगा, आपको अगर सवाल पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने टाइम बाद 0 हो जाएंगे, तो आप क्या बताओगे? डिके होते होते इनफाइनाइट टाइम बाद। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है सभी को? हाँ सर।
यस सर। मतलब खत्म नहीं होते। जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं क्या करता हूँ, हर भिखारी को अपने आधे, जैसे लाइन से भिखारी खड़े हुए हैं, जो जो भिखारी मिलता जाता है मैं उसको अपने, मेरे पास टोटल रुपए का आधा देते जाता हूँ। तो पहले भिखारी को मैंने 100 दे दिए, 100 में से 50 दे दिए। दूसरे भिखारी को 50 में से भी आधा दूंगा, यानी कि 25 दूंगा। तीसरे भिखारी को 25 का आधा, यानी कि 12.5 दूंगा। चौथे भिखारी को 12.5 का आधा, 6.25 दूंगा। फिर उसका आधा दूंगा मैं, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, आधा 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 करते चले जाएंगे, हम करते चले जाएंगे। हर चीज का आधा हो जाएगा। जैसे मेरे पास मान लेते हैं 1 रुपया भी बचता है, आधा रुपया 0.5 बचता है, तो उसका भी आधा 0.25, कुछ ना कुछ होगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल खाली हो जाऊंगा। हमेशा अगर मैं आधा अपने का देता चले जाऊंगा तो मैं कभी खाली नहीं होऊंगा। ध्यान रख लीजिएगा, यही इसका भी कॉन्सेप्ट है हमारा। जो डिके हो रहा है वो डिपेंड किस पर कर रहा है, अभी कितने मौजूद हैं। तो जैसे जैसे तुम खाली करते जा रहे हो वैसे वैसे मौजूदा एटमों की संख्या भी घटती चली जा रही है। मौजूदा एटम्स घटते चले जा रहे हैं तो वैल्यूज भी हमारी घटती चली जा रही हैं। भाई साहब क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? ये e टू दी पावर माइनस लेमडा टी का ग्राफ है बच्चा लोग। ये n बराबर n नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी का ग्राफ है। यहां पर अब जो हमारे एटम होते हैं वो आधे बचते हैं, जब उसको कहते हैं उसकी हाफ लाइफ। हाफ लाइफ होता है जब हमारा एटम n नॉट से n नॉट बाई 2 हो जाए, जितनी देर बाद, इसको हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ में वो आधा हो चुका होता है। 2 हाफ लाइफ में वो उसका आधा, यानी कि n नॉट बाई 2 का आधा, यानी कि n नॉट बाई 4। फिर 3 हाफ लाइफ में उसका आधा, यानी कि कितना? सर n नॉट बाई 8। n नॉट बाई 8 एंड सो ऑन। कहानी इसी प्रकार से चलती चली जाएगी हाफ लाइफ की। किसी को कोई परेशानी है तो बोल दे। ये डायग्राम देख लो, बहुत अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। आ रहा है सभी को समझ में? यस। ठीक है। अब एक चीज होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब सक्रियता। कौन सा अपना रेडियो एक्टिव सैंपल कितना सक्रिय है। तो सक्रियता किस बात से पता चलेगी? कौन कितना खाली होगा। जो जितना जल्दी जल्दी खाली हो जाएगा हम कहेंगे वो उतना ही ज्यादा सक्रिय है। जो जल्दी जल्दी खाली होगा हम कहेंगे वो उतना सक्रिय है। तो धीरे धीरे सक्रियता घटती चली, जैसे धीरे धीरे नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड जो है उसको हम रेडियो एक्टिव एक्टिविटी की डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी, सक्रियता। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर इसका मैथमेटिकल सिचुएशन आता है एक्टिविटी की। एक्टिविटी या सक्रियता, इसको कुछ लोग रेडियो एक्टिविटी भी कह देते हैं। मतलब अगर रेडियो एक्टिविटी एज अ फिजिकल क्वांटिटी ट्रीट करना है तो दिस कैन बी द फिजिकल क्वांटिटी विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कौन कितना डीके कर रहा है, एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव सक्रियता। तो किसी की भी रेडियो एक्टिव सक्रियता A इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ dN ओवर dt। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सक्रियता हमारी करंट n नॉट पर निर्भर करेगी। सो n की वैल्यू हमारे लिए क्या आई? n बराबर n नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। आप यदि इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो बचेगा a बराबर a नॉट ऑन डिफरेंशिएटिंग a is equals to minus d upon dt n नॉट e to the power माइनस लेमडा टी। तो माइनस एन नॉट बाहर आ गया। e टू द पावर माइनस लेमडा टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t? क्या डिफरेंशिएशन आएगा अंकित, बताओगे जरा? क्या डिफरेंशिएशन आएगा भैया? बताएं। सर माइनस लेमडा टी ई की पावर माइनस माइनस, लेमडा टी माइनस। देखो e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, लेकिन यहाँ पर माइनस लेमडा टी है तो माइनस लेमडा टी का दोबारा करेंगे तो बचेगा माइनस लेमडा।
तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा माइनस लेमडा इंटू ई टू द पावर माइनस लेमडा टी। चेन रूल कहते हैं इसको, चेन रिएक्शन नहीं, चेन रूल कहते हैं इसको। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एन नॉट लेमडा into e to the power minus lambda t. Here n naught lambda can be considered initial, t की वैल्यू 0 रखोगे तो e to the power minus lambda t 1 हो जाएगा। So at t is equals to 0 a बराबर a नॉट जो कि n नॉट लैम्डा के बराबर आएगा। इनिशियल एक्टिविटी कहेंगे हम ए नॉट को, इनिशियल एक्टिविटी। तो फाइनली हमारा a बराबर a नॉट e to the power माइनस लैम्डा t आ जाता है, जहां पर ए नॉट उसकी इनिशियल एक्टिविटी कहलाएगी। ए नॉट इज द इनिशियल एक्टिविटी, प्रारंभिक सक्रियता। प्रारंभिक, शुरुआत में कितना सक्रिय था, धीरे धीरे ध्यान रखना सक्रियता हर चीज की घटेगी। तो इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट होती है बैकरल, क्यूरी और रदरफोर्ड। इसकी यूनिट जो होती है हमारी बैकरल, क्यूरी और रदरफोर्ड होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसकी जो यूनिट होती हैं वो होती हैं बैकरल, क्यूरी और रदरफोर्ड। बैकरल, क्यूरी और रदरफोर्ड। डिसइंटीग्रेशन एक ही यूनिट हो गई। एन तो नंबर ऑफ एटम है, उसकी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन इसकी यूनिट होती है हमारी, ध्यान रखिएगा, बैकरल, क्यूरी और रदरफोर्ड। ऐसी रहने दो, ध्यान रखिएगा। बैकरल, बैकरल साइंटिस्ट के नाम पर बैकरल है। ये हो गया हमारा यूनिट, इट्स यूनिट्स आर, एक ही यूनिट, एक्टिविटी की यूनिट की बात हो रही है, सक्रियता की यूनिट की बात हो रही है। बैकरल, एक बैकरल बराबर एक डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। मतलब जब एक एटम एक सेकंड में डिसइंटीग्रेट होता है तो उसको एक बैकरल के नाम से जाना जाता है। एक एटम एक सेकंड में डिसइंटीग्रेट होता है तो उसको एक बैकरल के नाम से जाना जाता है। और एक रदरफोर्ड का मतलब हो गया 10 की पावर 6। एक रदरफोर्ड का मतलब हो गया हमारा 10 की पावर 6, ठीक है। और उसी प्रकार एक क्यूरी जो है 3.7 इंटू 10 पावर 11 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है, इनको ध्यान रखना, ये वैल्यू देख लेना, याद कर लेना। कभी कभी तो इनकी जरूरत आती है, ऐसे हमेशा ज्यादा सी जरूरत नहीं आती, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। फिर जो हम लोग पढ़ रहे थे हाफ लाइफ, उसको देख लेते हैं। हाफ लाइफ को हम लोग टाइम आफ्टर विच इट रिमेन्स हाफ, हम इसको पूरा प्रूफ करते हैं, क्योंकि प्रूफ करने पे हमें न्यूमेरिकल करने का आइडिया भी मिल जाएगा, ठीक है। प्रूफ करने पे हमें न्यूमेरिकल करने का थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। डेफिनेशन तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अर्ध आयु, हाफ लाइफ, हाफ लाइफ को हम लोग लिख रहे हैं टी हाफ से, चाहे तो टी से लिख रहे हैं, कैपिटल टी, बस भाड़ में जाए, टी हाफ लिखना, कैपिटल टी लिख रहे हैं। हाफ लाइफ हम लोग कैपिटल टी। हाफ लाइफ क्या होता है? टाइम आफ्टर विच एनी एलिमेंट remain half of its time after which any element remain half of its initial value, जिसमें वो तो at t is equals to t half, t की वैल्यू जब t होती है n की वैल्यू n नॉट बाय 2 हो जाती है। t की वैल्यू t पर n की वैल्यू n नॉट बाय t हो जाती है। देखिएगा, एज वी नो, अभी अभी हमने सीखा है n का फॉर्मूला, n इज इक्वल्स टू n नॉट e टू द पावर माइनस लेमडा t।
तो टी की जगह हम लोग कैपिटल टी रखेंगे, तो एन की जगह एन नॉट बाई टू रखेंगे, इसको रख दिया हमने एन नॉट बाई टू बराबर एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा इंटू कैपिटल टी। एन नॉट से एन नॉट उड़ा दिया, इसको 2 बराबर ई टू द पावर प्लस लेमडा टी हो गया, मतलब नीचे नीचे ले गए दोनों को, ई टू द पावर प्लस लेमडा टी हो गया हमारा। समझ में आ रहा है ना सभी को? क्यों सौम्या? सौम्या हाँ सर आ रहा है। ठीक है। शिक्षा तुम्हें? हाँ सर आ रही। ठीक है। इसमें जैसे हमने थोड़ी देर पहले लॉग को उधर भेजा था, अब इधर लॉग कर लेते हैं। तो लॉग बेस ई टू बराबर टी, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी रहेगा, कैपिटल टी लैम्डा टी, विच मींस कैपिटल टी, सॉरी इधर लैम्डा नीचे आ जाएगा, तो लॉग बेस ई टू डिवाइड बाय लैम्डा बराबर कैपिटल टी। तो हाफ लाइफ अपनी ये आ गई। देख लो भाई साहब, किसी को कोई समस्या है तो। लॉग 2 की वैल्यू पता है आपको? बेस में ई है तो 0.3010। लॉग 2 की वैल्यू होती है हमारी 0 पॉइंट, मतलब वो तो बेस 10 में होती है। सर इसकी 0.69। हाँ 0.693 होती है। ध्यान रखना, वो जो तुमने 0.3010 बताई वो बेस 10 के लिए होती है, ठीक है? हाँ ठीक है। तो log 2 की वैल्यू अगर हम चाहें तो रख देते हैं 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू टी। ये हमारा हाफ लाइफ हो गई। ये हाफ लाइफ के बारे में बात है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, एक हाफ लाइफ बचेगा 50%, 2 हाफ लाइफ बचेगा 25%, 3 हाफ लाइफ बचेगा 12.5%, 4 हाफ लाइफ बाद बचेगा उस तरीके से हम लोग एन हाफ लाइफ बाद जो हमारा आइटम बचेगा 1/2 टू द पावर एन बचेगा। ठीक है, ये वाली बात भी तुम समझ लो थोड़ी सी। एन हाफ लाइफ बाद जो हमारा आइटम बचेगा वो कितना बचेगा, इसको भी थोड़ा सा हम हाफ लाइफ का यूज करते हैं। तो हमसे पूछा जाए एन हाफ लाइफ बाद कोई कितना बचेगा। स्नेहा बेटा अब सर इस, हाँ सर इसमें 1/, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे कितने टाइम बाद वो आधा या कितने टाइम बाद कैसा रहेगा। तो एक हाफ लाइफ के बाद एन नॉट अपॉन 2 टू द पावर 1, दो हाफ लाइफ के बाद एन नॉट अपॉन 2 टू द पावर 2, 3 लाइफ के बाद एन नॉट अपॉन 2 टू द पावर 3, 4 लाइफ के बाद एन नॉट अपॉन 2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन करके अगर हम चलाएंगे। ये हमने कैसे किया, मैथमेटिकली पूरा सॉल्व किया हमने, फिर बताया एन नॉट अपॉन 2 टू द पावर एन हो जाएगा। और इससे हमारे कई सारे क्वेश्चन, कई सारे न्यूमेरिकल करने की जरूरत होती है। इससे कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे, बड़े आसानी से कई सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर आते हैं हमारे मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसे हम एवरेज लाइफ कहते हैं। क्यों कहते हैं पता चल जाएगा अभी। मीन लाइफ या एवरेज लाइफ, इसका हम मैथमेटिकल नहीं करेंगे। मीन लाइफ या एवरेज, औसत आयु। मीन लाइफ, मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। तो मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ जो है ओवरऑल टाइम स्पेंट बाय एनी एटम। तो मीन लाइफ या एवरेज लाइफ होता है जो हमारा, वो होता है टाइम फॉर विच अ रेडियो एक्टिव मटेरियल रिमेन्स एक्टिव, मतलब वो था, एक्टिव था, इन द डिफाइंड एज मीन या एवरेज लाइफ। या फिर इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, इट इज सम ऑफ सारी लाइफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम।
सम ऑफ ऑल लाइव्स अपॉन टोटल सम ऑफ लाइव्स ऑफ ऑल एटम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, इसको हम ऐसे बताते हैं। The time for which a radioactive material remains active is defined as average life of the material। तो lambda, तो average life of the material, इसको हम लोग T average से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका हम सीधा फॉर्मूला लिखेंगे, इसको और कुछ नहीं करेंगे आगे, सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे। T एवरेज सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम इसको, ऑल्दो हम कर सकते हैं, कर नहीं रहे। T एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो 1/लैम्डा के बराबर आता है, इसको आप ऐसे ही याद कर लो। और जो टी हाफ का फॉर्मूला था वो log बेस E2/लैम्डा था, यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं टी एवरेज इनटू log बेस E2 बराबर टी हाफ। तो ये भी हमारा एक रिलेशन है इनका। log बेस E2 की वैल्यू हम 0.693 रख देंगे, चाहे तो नहीं, चाहे तो नहीं रखेंगे। 0.693 बेस ई रहता है तो 0.693 आती है। 2.303 का हम डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। log बेस 10 में 2.303 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 303 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा log बेस ई बन जाता है। क्लियर है? ये हमारा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो सम ऑफ टोटल लाइफ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स, ये निकल के आता है हमारा। ठीक है, और मुझे ऐसे लगता है हमने लगभग सारा रेडियो एक्टिविटी पढ़ लिया है। ठीक है, एक आध दो छोटे मोटे सिचुएशन और उनके सवाल और आते हैं, जैसे कि सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन और एक सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन, एक के बाद एक डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। मतलब एक एटम था ए, वो ए से बी बन गया और फिर बी से सी बना। मतलब जब ए मटेरियल आपका टूटा तो वो टूट के नया मटेरियल बनेगा। अब आपके ए मटेरियल का डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट वो लैम्डा था, मतलब 6 नियतांक लैम्डा था, तो बी मटेरियल का डिसइंटीग्रेशन आपका लैम्डा होगा कि नहीं होगा, ये वाली बात जरूरी नहीं है। हो सकता कुछ और भी हो, और हो सकता कुछ सेम भी हो। ऐसा नहीं है कि वो सेम नहीं हो सकता, वो सेम भी हो सकता है और वो अलग भी हो सकता है। दोनों ही बातें हैं हमारी, इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वो सेम भी हो सकता है और वो हमारा अलग भी होता है। सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन एंड रेडियोएक्टिव इक्विलिब्रियम। तो होता क्या है ये हमारा, सपोज रेडियोएक्टिव मटेरियल है, वो ए से बी बनता है और फिर बी से सी बनता है, तो इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन देखिएगा, लिखता हूं मैं, ए से बी बनता है और फिर बी से सी बनता है, सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन इसको हम लोग कहते हैं। ए से बी बना और बी से सी बना, तो यहाँ पर हमारा लैम्डा था। फिर आगे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, एक्टिविटी ऑफ ए और एक्टिविटी ऑफ बी। तो इसमें वो हमसे ऐसे कह सकता है कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ए, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन ऑफ ए मतलब dna अपॉन dt बराबर क्या लेता है लैम्डा ए लैम्डा एन होता है तो लैम्डा ए इंटू एन ए मतलब ए जितना था हमारा ये डिसइंटीग्रेशन हो गया रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब हमारा जो एटम है वो कितना डिसइंटीग्रेट हो रहा है ए का जितना ए डिसइंटीग्रेट होगा उतना ही बी बनेगा मतलब जो ए डिसइंटीग्रेट होगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन हमारा फॉर्मेशन ऑफ इसको हम फॉर्मेशन ऑफ बी भी कहते हैं ठीक है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन को हम फॉर्मेशन ऑफ बी भी कहते हैं उसी प्रकार एग्जैक्टली देखिएगा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सी नहीं बी लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ सी नहीं कहलाएगा अभी बताते हैं क्यों डी एन बी ओवर डी टी बराबर लेमडा बी इंटू एन बी ये हमारा रेट ये हमारा डिसइंटीग्रेशन ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ सी नहीं कहलाएगा तो फिर फॉर्मेशन ऑफ सी क्या कहलाएगा ये देखो फॉर्मेशन ऑफ सी किसी को आइडिया लग रहा है फॉर्मेशन ऑफ सी कैसे बताएंगे हम इसको देख करके मतलब ए जितना टूटेगा उतना ही बी बनेगा लेकिन मैं कह रहा हूं बी जितना टूटेगा उतना सी नहीं बनेगा मैं कह रहा हूं कि ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ बी को हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सी नहीं कह सकते नहीं इसको सी कह सकते हैं ना फॉर्मेशन ऑफ सी ये तो कह ही सकते हैं ये मैं कुछ और बोल रहा था एक मिनट इसको तो हम फॉर्मेशन ऑफ सी कह ही सकते हैं जितना बी टूटेगा उतना ही तो सी बनेगा और जितना ए टूटेगा उतना ही बी बनेगा लेकिन अब अगर ध्यान से देखो तुम्हारा ए से बी बन भी रहा है लेकिन बी टूट भी रहा है तो अगर तुमसे कोई कहे कि पर सेकंड कितना बी बन रहा है तो बी जितना ए से बन रहा है माइनस बी जितना टूट रहा है कर देंगे तो हमारा नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बन जाएगा क्यों भैया अंकित बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं नहीं शुरू से शुरू करते हैं ए टूट के बी बन रहा है बी टूट के सी बन रहा है कोई परेशानी नहीं ठीक है जितना ए टूटेगा उतना ही तो बी बनेगा मान लो 100 ए थे 10 टूट गए 10 ही तो बी बने क्लियर है जो टूटेंगे वो बी बनेंगे ना और फिर 10 जब बी बन गए हमारे तो 10 टूटेंगे तो फिर सी बनेंगे 10 में से मान लो 2 टूट गए तो सी बने तो सी कितने बने 2 बने ठीक लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो 100 में से 10 बी बने थे लेकिन क्या नेट बी 10 बने नहीं नेट बी कितने बने 8 क्योंकि बी फिर टूट गए तो बी कितने बने पर सेकंड जितने ए टूटे माइनस जितने बी टूटे उतने बी बने नेट फॉर्मेशन ऑफ बी अभी आया कुछ को समझ में रोहिणी तुमको आ रहा है समझ में रोहिणी सुन रही हो साधना बेटा तुमको आ रहा है समझ में यस सर पक्की बात यस सर ठीक है तो जितने ए टूटेंगे उतने बी बनेंगे ओके गुड लेकिन बी फिर टूट गए तो नेट बी कितने बने टू बी बने माइनस बी टूटे तो यहां पर हम लिखेंगे नेट रेट ऑफ सो नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बराबर लेमडा ए एन ए माइनस लेमडा बी एन बी क्लियर हो गया लेमडा ए एन ए माइनस लेमडा बी एन बी ये हमारा नेट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी बन जाएगा
ठीक है, अब एक कंडीशन आती है जिसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, इसको कहते हैं रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। मतलब जो द रेट ऑफ डिके ऑफ एनी रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट इज जस्ट इक्वल टू इट्स रेट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो बी हमारा बन रहा है ना, जितना बी बन रहा है उतना ही बी टूट रहा है। नहीं समझ में आई? मतलब सिचुएशन ऐसी हो रही है कि 100 में से 10 जो है वो बी बन रहे हैं, लेकिन बी 10 के 10 फिर टूट जा रहे हैं। तो इसका मतलब इसको हम इक्विलिब्रियम कहेंगे, यानी कि बी हमें मिल ही नहीं रहा। आ रहा है कुछ कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है? क्यों भैया अंकित, आ रहा है समझ में? हाँ मतलब बी बन ही नहीं रहा। कहानी कुछ ये है इक्विलिब्रियम का। तो इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ डिके ऑफ एनी रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट इज जस्ट इक्वल टू इट्स रेट ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस मेंबर इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। समझ में आया? जितना वो टूट रहा है उतना ही वो बन रहा है, इसको कहेंगे उसका इक्विलिब्रियम। ये रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम है। रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम अपन से कहता है rate of decay of any radioactive product is just equal to its rate of production from the previous member। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं DNA अपॉन dt, जो B बनेगा बराबर हो गया DNB अपॉन dt, यानी कि जो C बनेगा, ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि लैम्डा A NA बराबर लैम्डा B NB। यानी कि लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी बराबर एन बी अपॉन एन ए। ये हमारा कहलाएगा डिसइंटीग्रेशन। देख लो भाई साहब, किसी को कोई समझने में समस्या है तो पूछ ले। इसी को हम टाउ 2 अपॉन टाउ 1 या फिर टी हाफ 2 अपॉन टी हाफ 1 भी कह सकते हैं, क्योंकि नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम टाउ बी, उसको छोड़ो, टाउ छोड़ दो, टी हाफ ले लेते हैं, टी हाफ लिख लेते हैं, टी हाफ बी डिवाइड बाय टी हाफ ए। ये लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी कब के केस में है? ये इक्विलिब्रियम के केस में। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम, मतलब जो जितना बन रहा है वो है उतना टूट भी रहा है, जो जितना बन रहा है वह उतना टूट भी रहा है। ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट रहा। ठीक है भाई साहब, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। अब यहां पर एक और आइटम है जो मैं बताना चाहता हूं। तो क्या है, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो है, मतलब ये आपकी केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा, मतलब कौन अबंडेंस में जब रहता है तब के लिए सिचुएशन है ये हमारी। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है? क्या कर दिया मैंने? ऑरेंज सही था। हाँ ये सुनो, तो relative abundance of isotope in an element has a ratio n1 ratio n2। जैसे कि हमारे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं 1H2 और 1H1, ठीक है, 1H1 1H2 हमारे हाइड्रोजन के दो आइसोटोप हैं, और हमसे कह रहे हैं कि वो मौजूद हैं 5:4 में, उनके एटॉमिक मासेस हैं 1 और 2 रेस्पेक्टिवली।
तो आपको जो ओवरऑल हमारा आइटम रहेगा, कितना आइटम ओवरऑल है वो रहेगा हमारा, कितना आइटम ओवरऑल है वो जो टोटल मास रहेगा हमारा, तो टोटल मास एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट कैपिटल M N1 M1 प्लस N2 M2, ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला है वैसे, डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ये केमिस्ट्री का फॉर्मूला है। रिलेटिव अबंडेंस वाला सवाल है ये एक स्पेशल सवाल है, बस एक आध सवाल आएगा अगर आएगा तो, लेकिन ये है केमिस्ट्री वाला फॉर्मूला। केमिस्ट्री में बच्चे पढ़ते हैं, अगर तुम लोग ने पढ़ा हो कभी तो। आइसोटोप्स के लिए होता है कौन आइसोटोप कितना मौजूद है, तो हमारे एटॉमिक मास टोटल का कितना रहेगा। हमसे ऐसे भी पूछ लेते हैं टोटल एटॉमिक मास ये है, बताओ इनका रेशियो क्या क्या है, N1 और N2 की वैल्यू पता ले, पूछ लेते हैं ये हमसे। तो ठीक है, ये सब ठीक है, बहुत ज्यादा वो नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, बस हो गया काम हमारा, क्लियर है। ये हमारा रेडियो एक्टिविटी वाला चैप्टर जो है, उसकी थ्योरी जो है पूरे रेडियो एक्टिविटी की, वो पूरी हमारी थ्योरी खत्म हो गई। तो यहाँ पर जिनके क्वेश्चन आएंगे वो हाफ लाइफ के आपको थोड़े ज्यादा से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, हाफ लाइफ को आपको क्वेश्चन जरूर आएंगे, ध्यान दीजिएगा। डेफिनेटली आपको हाफ लाइफ के क्वेश्चन आने वाले हैं, बहुत सारे। करने की कोशिश करता हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन ढूंढता हूँ। तो क्वेश्चन जो है हमसे, कितना परसेंटेज बचेगा, आफ्टर 5 हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ है। और ये फॉर्मूला जो n इज इक्वल्स टू N0 अपॉन 2 टू दी पावर n है। चलो भाई, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। बताएं, 5 हाफ लाइफ के बाद कितना परसेंट मटेरियल बचेगा, एटम इज लेफ्ट। आपन से कितना बचेगा ये भी पूछ सकता है, और कितना जाएगा परसेंट में वो भी पूछ सकता है। कितना बचेगा वो भी पूछ सकता है, और कितना जाएगा वो भी पूछ सकता है। दोनों चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। तो 5 हाफ लाइफ के बाद कितना मटेरियल बचेगा और कितना मटेरियल जाएगा, दोनों चीजें हमसे पूछी जा सकती हैं। 5 हाफ लाइफ में कितना मटेरियल बचेगा और कितना मटेरियल जाएगा, दोनों पूछा जा सकता है हमसे। What percentage of original radioactive atoms is left after 5 half lives? तो at t is equals to n into t, तो जो n बचता है वो n0 अपॉन 2 to the power n होता है। तो at t is equals to 5 into t, 5 हाफ लाइफ के बाद n is equals to n0 अपॉन 2 to the power 5, यानी कि n0 अपॉन 2 to the power 5 का 32, 5 पे होता है 32। तो n बराबर हो गया n0 अपॉन 32 इंटू 100%। बस ऐसे कर लो, नहीं तो आप गिनती करके कर लो, एक एक करके। पहले बात बचेगा 50, दूसरे में 25, तीसरे में 12.5, तीसरे में 6.25, चौथे में 3.625 हो गया, 3.125, और उसके बाद हो गया सर वो तो हो गया 5 बार। हाँ 3.125, 5 बार तो हो गया ना। तो n0
कितना हो गया, एन एन बराबर एन नॉट का कितना हो गया 3.125 ऑफ एन नॉट, एन बराबर 3.125% ऑफ एन नॉट। बस कितना बचा और कितना गया, 100 में से 3.125 घटा दो तो उतना चला गया। आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि कितना गया या फिर कितना बचा। ध्यान रखिएगा, इसमें अंतर करना कई बार गड़बड़ हो जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कितना गया और कितना बचा में क्या अंतर है। कितना गया ये एन बताता है और कितना, सॉरी कितना बचा ये एन बताता है और कितना गया ये एन नॉट माइनस एन बताता है हमें, एन नॉट माइनस एन। ठीक है, एन नॉट माइनस एन। अगला सवाल देख लेते हैं, देख लो इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। बताएं चलो। 1601 साल है, इसकी एवरेज लाइफ बताओ, बोल के बता दो आंसर। एवरेज लाइफ बतानी, बोल के बता दो। तो 1600 अपॉन 0.693 1600 अपॉन 0.693 सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? तो 2308.6। एक मिनट लो, ऑप्शन ले लो। ये ऑप्शन है इसके। कौन सा आंसर है? तीसरा। हाँ सर। ठीक है, 2319 है ना, सॉल्व कर लेना। टी हाफ टी एवरेज का फॉर्मूला होता है हमारा। चलिए ठीक है, फिर अभी के लिए हम लोग क्लास को खत्म करते हैं। इसके कई सारे क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन करते हैं, कल देख लेंगे इसके क्वेश्चन बाकी। अभी मेरे पास दिख नहीं रहा मुझे क्वेश्चन, जब और हो जाएंगे तो मैं और कल क्वेश्चन करवा दूंगा आपसे। और ये वाला चैप्टर टॉपिक भी हमारा रेडियो एक्टिविटी खत्म हुआ। रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन में थोड़ा सा हम टाइम देते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है, कल थोड़ा सा हम रेडियो एक्टिविटी के क्वेश्चन पे टाइम देंगे। चलिए ठीक है, अभी क्लास खत्म करते हैं। ओके बाय। थैंक यू। वेलकम बेटा, चलिए बाय।